देखिए, बीएसपी का मैं फाउंडर आदमी हूँ। बीएससी से पहले बीएसपी था और फर्स्ट फाउंडर हूँ। मेरे बाद ही सब लोग आए हैं और सब मैं मदद करके इसको सब आगे बढ़ाया। काशी राम जी मुझे गुरु जी कहते थे, जबकि मैं उनसे 14 साल छोटा था, लेकिन फिर भी मुझे कहते थे। और मैंने उसमें जो मदद करनी थी, दफ्तर खोलने से लेके हर कुछ मैंने उसमें किया, और जो मैं कर सकता, इसलिए मेरे को वो गुरु कहते थे। और मेरे कहने के अनुसार वो सारा सब चलता था, और जब तक मैं था करता था तब ये अच्छा बढ़िया अपनी बीएसपी चलती थी। आज बीएसपी मुसीबत ये हो गई है कि जो बीएसपी थी वो बीएसपी नहीं रही। दिक्कत ये आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि मायावती को थोड़ा समझाएं, बताएं कि उसको अपना स्टैंड लेना चाहिए। अब क्या कारण है वो तो लोग ही जानते होंगे, या ये बीजेपी वाले जानते होंगे किस डर से किससे वो करती है। भाजपा से हमारा 1% का रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमें सीधा छुरा घोंपती है। हमारे लिए ये बता दो, 7 साल में 1 पैसे का कोई काम बीजेपी ने किया हो तो, सिवाय जुल्म जाति अत्याचार हुआ उसमें भी कोई न्याय दिलाया हो तो, और किसी तरह का हमारे समाज के लिए किया। लेकिन आज यदि मायावती उनके साथ उनकी गोदी में जाकर बैठ रही है तो इसका क्या करे। मैंने कोशिश की है, चिट्ठी भी लिखी है, अभी भी मैं कर रहा हूँ कि आप जो थर्ड मोर्चा है, जो गरीबों का हित का है, दलितों के हित का है, कुछ हो सकता है। अब वो कह गए, काशीराम जी ने कहा था कि सरकार मजबूर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। वो तुम्हारा कोई भला कर सकती है, मजबूत सरकार तुम्हारा कभी भला नहीं कर सकती। 7 साल में ये मजबूत सरकार चल रही है। मजबूर होती तो इन्हें वोट के लिए हम लोग को पूछते। आज हमारी 1 पैसे की कोई भी पार्टी पूछ नहीं कर रही। इतना 25% हमारी पॉपुलेशन कम से कम दलितों की ही। इसके अलावा ओबीसी का भी यही हाल है, वो भी शूद्र है। उनकी समझ में अभी ये नहीं आया, अखिलेश को जब मुख्यमंत्री हटे थे तो उस कुर्सी को धोया, उसमें छिड़काव किया, उसके अंदर धूप बत्तियाँ की, तब जा कर के ये योगी जो चीफ मिनिस्टर है वो तब बैठा था। अब ये हरामी तो ये बैकवर्ड क्लास के भी हैं, जिनको अब बैकवर्ड कहते हैं, जिनको भी चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कोहली हो, कोई भी हो, ये सारे भी इनको नहीं पता कि तुम्हारी क्या इज्जत है। तुम शूद्र हो, वो तुम्हें शूद्र समझते हैं, दिल में अपना उनके बैठा हुआ है, और तुम अपने आप को कहते हैं हम हिंदू हैं। काहे के हिंदू हो? हम भी काहे के हिंदू हैं? बिना बात के चिपटे हिंदू। हिंदू किसने बनाया हमें? कब बनाया? कैसे हम हिंदू बने? अरे हम तो अछूत थे, हम तो भगवान बुद्ध के मानने वाले उसके थे। आज हमें इन्होंने हिंदू हिंदू हिंदू। तो मेरा दलित समाज का आदमी कोई हिंदू नहीं है। हम हिंदू से नफरत करते हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू का कोई सिद्धांत नहीं है, और हिंदू अंधविश्वास में टिका है। हिंदुओं में जो भी चल रहा है वो हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। कई हिंदू 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 नहीं है। ये हिंदू का चोला हमें पढ़ा देते। अरे हमें चोला पढ़ाया किस बात का? जिस धर्म में हम लोग को इज्जत नहीं, मान सम्मान नहीं, जिस में हमें बराबरी का हक नहीं, हम काहे के हिंदू? हम क्यों रहे उस धर्म में, और क्यों हम उस धर्म को माने? हम तो नहीं मानते। हम 1 पैसे का मानने को तैयार नहीं है हिंदू धर्म को, क्योंकि जिस धर्म में हमें बेइज्जती होना पड़ता है, जिस देश में अछूत और हम लोगों को सबसे ज़्यादा नीचे का आदमी माना जाता है, उसमें हमें ज़रूरत क्या है? जब तक हमें बराबर का दर्जा नहीं होगा, हम हिंदू को किसी रूप में मानने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है भगवान बुद्ध का है, हम भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। हम अछूत कह लो, जो कह लो। अब मैं तो अपने समाज को, अरे अछूत कोई बुरा नहीं है, ए छूत, जिसको छुआ ना जाए वो अछूत बनो, साले बिजली का करंट बनो, जो भी कर सकते हो तुम अछूत है। हम तो अछूत कहो, हमें वो ज़्यादा अच्छा है। शूद्र कह लो, वो अच्छा है। अरे हमें हिंदू कहना तो गाली देने के बराबर है। इसलिए हम किसी तरह भी हिंदू नहीं हैं, हिंदू नहीं रहना चाहते। हिंदू धर्म में हमें मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है। ये राष्ट्रपति अपनी एसएससी कराने के लिए वहाँ गया था, राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया। पीएल पूनिया नेशनल कमीशन का चेयरमैन था, वो भी जा करके वहाँ दरवाजे लगा के बंद करके थे। इतना बड़ा आदमी, कैबिनेट रैंक जिसका हो, और वो किसी स्टेट में जाए और मंदिर के दरवाजे बंद कर दे, एक पंडित और बंद करके और वो चला जाए, ये उसकी हिम्मत, मजाल। डीएम क्या एस्टेज करा रहा था अपनी, वहाँ का जो और मुख्यमंत्री वो क्या एस्टेज करा। और जब राष्ट्रपति गया अपनी परिवार को लेकर के, तो गवर्नर कहाँ था, मुख्यमंत्री कहाँ था, डीएम कहाँ था, एसएसपी कहाँ था? तब वे तो उसको उसमें पूजा नहीं करा सकते थे। ये तो हम लोग को पूरा पता लग गया है कि हम
हिंदू नहीं है। हम हिंदू जो कोई आदमी जाना भी चाहे, मैं तो मंदिरों से घृणा करता हूँ, मुझे मंदिरों से जितनी घृणा है इतनी घृणा मुझे किसी से नहीं। तो जब मेरे जैसा आदमी घृणा करता है, हमारा राष्ट्रपति वहाँ अपनी ऐसे कराने के लिए उसमें गया, मंदिर में क्यों गया? वो मंदिर में जरूरत क्या थी? उसे नहीं पता था कि तेरा। और जब वो मंदिर में गया तो जो सारा असला होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, वो कहाँ था? प्रोटोकॉल की नहीं ड्यूटी थी कि वो उनको वहाँ पर इज्जत मान सम्मान के साथ दर्शन कराए। तो क्या जब, और जिस मंदिर में अलाउ नहीं है जाना या बंद कर रखा है, तो राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए। मैं राष्ट्रपति के खिलाफ या किसी तरह का नहीं हूँ, लेकिन ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं, बताना ज़रूरी है कि राष्ट्रपति को भी इतनी अकल होनी चाहिए थी कि भाई उस मंदिर में नहीं जाने देती तो मैं ना जाऊँ। हमारी सबकी नाक कटा दी, सारे समाज को बेइज्जत करवा दिया, और फिर आज तक उसकी किसी आदमी ने एक रिपोर्ट तक नहीं लिखी। रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी, कोई एक्शन नहीं, नाम ही नहीं। और मैं ये प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि इनकी आंखें क्या बंद है क्या? राष्ट्रपति का इतना बुरा बेइज्जती हुई है, इतना बड़े पद की तुम एक तरफ तुम कहते हो हमने राष्ट्रपति बना दिया। अरे जूते मारने के लिए राष्ट्रपति बनाया गया, उसके नाम के लिए राष्ट्रपति बनाया। प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिपोर्ट कराई? क्यों नहीं उस पंडित के खिलाफ जो वहाँ उसने पूजन थे? एक्शन होना चाहिए था। अब हम लोग को चाहिए जेल भेज दे, हमारे ऊपर कंडम लगा दे, जो लगाना लगा दे, हम जेल भी जाने को तैयार है, हम सारी सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन मान सम्मान के साथ रहना चाहते हैं, बेइज्जती नहीं चाहते। किसी भी आदमी की इस तरह बेइज्जती होगी, और ऊंचे से ऊंचे पद पे बैठा हुआ हमारा सम्मानीय राष्ट्रपति है, उसकी यदि इस तरह बेइज्जती हो तो बाकी का क्या हाल है? गाँव देहातों में क्या बुरा हाल है, यहाँ शहरों में भी क्या बुरा हाल है। हम लोग को आज यहाँ कहीं मकान किराए पे नहीं मिल सकता। यदि कोई आदमी ये कहे मैं वाल्मीकि हूँ, या ये कह दे कि मैं चमार हूँ, और मैं यहाँ जाके इस सफदरजंग एनक्लेव में कहें कि भाई मुझे किराए पर मकान चाहिए, यदि कोई आदमी मकान दे जाए तो मैं जिम्मेवार। कोई मकान किराए को आज भी नहीं मिलने को तैयार है। कैसी बातें करते हो? इसलिए मेरा आपसे है, इस सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि भैया सरकार चलाओ, सरकार की तरह से चलाओ, सब आदमियों को एक साथ समझो, सबको मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बड़े की इज्जत है तो छोटे की भी इज्जत है, तो सबके साथ एक सा व्यवहार करो। धन्यवाद। ये सारी सरकारें भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, और ये मशीन से ही सरकार बनाने की अपनी चालाकी चलती रहती है। ये कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, अरे चिप ही तो लगनी है, जो चिप बना के लगाओगे वो चिप अपना रिजल्ट देने लगेगी। ये यदि ये रिमोट से भी हो जाती है। जब हम एक प्रेक्षा पात्र छोड़ते हैं और वो लाखों किलोमीटर ऊपर जाने के बाद में उसके यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से रिमोट कंट्रोल करके उसको, मशीन को ख़राब हो जाए उसको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। तो मशीन क्या है? वो तो चिप है, वो तो सामने रखी है। तो इस मशीनों का तो आज वो मेरे एक साथी इंटरव्यू में बता रहे थे कि कितनी मशीनें बनी हैं इस देश में। मशीन बनाने वालों से पूछो, और मशीन जो ये इलेक्शन कमीशन हो जो तुमने कितने खरीदी, वहाँ कितनी बनी, और वो रसीद पर्चे दिखाते हैं कि हमने तो 40 लाख मशीनें इनको बेची है, ये रसीद है, ये पर्चे है, पैसे हमें आए हैं, वो सारे रिकॉर्ड है। 40 लाख मशीन का ये कहते हैं हमने 20 खरीदी है। तो 20 और 40 का, फिर जब वो इलेक्शन की जो वोटिंग गिनती होती है, गिनती हुई है, तो सब में 8,000, 10,000, 15,000, 18,000 का एक एक सीट पे फर्क आता है। फिर कैसे आता है? जब मशीन पे गई वो तो सब ठीक ठाक गई। तो ये डिफरेंस है, ये सब बेईमानी का राग है, इसमें ईमानदारी नाम की चीज़ नहीं है। और इन लोगों ने तय कर रखा है कि जो बाबा साहब ने वोट दिया वो जाए भाड़ में, इनका तो मशीन पे वोट मिल जाएगा, अपने आप सेट है, उसमें मिल जाएगा। यदि मैं ये मांग करता हूँ, यदि इतनी ईमानदारी है सरकार में और ये चाहती है कि ईमानदारी से चुनाव, तो दोनों कर दो, बैलेट भी डाल दो और मशीन भी डाल दो। जो मशीन पर देना चाहे, हम लोगों को शक है हमें बैलेट दे दो, जिन लोगों को शक नहीं है जो कह रहे मशीन ठीक है वो मशीन पर बटन दबा दे, दोनों चीज़ रख दो। यदि जरा भी ईमानदारी के जगह इनके पास है मन में, तो दोनों व्यवस्था कर दो। उसमें मशीन में डालने वाले मशीन में डाल लें, जो बैलेट पर डालने वाले बैलेट पर डाल लें। जिनको शक है कि भाई तुम्हारी वोट प्रॉपर नहीं जाती, तो क्या है, करके दिखाएं, हम मान जाए यदि ये कर दे। ये नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको सिर्फ वोट डलवाना है तो वोटिंग मशीन पर डलवाना, उसमें सब सिस्टम हो जाता है, और ये 24 घंटे के बाद घूम के रोटेट करके वोट इधर की उधर, इधर की उधर सब हो जाती है। ये 1.5 महीने तक चुनाव कराएं,
2-2 महीने तक चुनाव करे, क्या मजाक है। 6 दिन में खत्म होना चाहिए चुनाव। एक दिन आज हुआ सोमवार को, मंगल को नहीं हो, बुध को, बुध फिर बृहस्पति को, शुक्र को, 6 दिन में सारा इलेक्शन पूरा हो जाता है और 7वें दिन काउंटिंग हो जानी चाहिए। ये महीने महीने या 15-15 दिन बैलेट पेपर को रखते हैं, सारी मशीनें बदल जाती हैं या सारा क्या क्या कहाँ, मतलब हुक एंड क्रुक, जो करना है वो अपनी मर्जी से करते हैं। बिहार में क्या हुआ, 60 सीटें हारी हुई है, इन्होंने सबको 1000, 2000, 5000, 1000, 2000 सबको बना करके दिखा दिया। इनकी सरकार बन रही थी बिहार में। बिहार में सबको पता था, सब जानते थे, सबकी आंखों में धूल झोंक दी और अपनी सरकार बना ली। वोट रात तक गिने जा रहे। अरे वोट तो 2 घंटे में गिन जाते हैं, इनके तो मशीनों के तो आपने 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक खत्म करते। 2-2 रात के 2-2 बजे तक मशीनों की काउंटिंग हो रही है। वो सब इंतजार हो रहा, किसका फोन आ रहा, किसका आ रहा, सब इधर का। 1200 वोट से वो जो मुख्यमंत्री ममता है, वो हमने सुना, सारा आया, सारा न्यूज़ पे हर जगह आ गया कि 1200 वोटों से ममता बनर्जी जीत गई। और फिर शाम को दूसरा मैसेज आया कि 1900 से हार गई। अरे कैसे हार गई, 1200 से जीती हुई अब 1900 से हार गई। ये सब जो चलता है ये बेईमानी का ही राग चल रहा है। और ये थोड़े दिन चलेगी, ये देश बचने वाला नहीं है। हम तो लोग चले जाएंगे, लेकिन ये देश 100 साल भी अपनी उम्र पूरी नहीं करने वाला। क्योंकि जिस देश में बेईमान, भ्रष्ट और गलत सोच के आदमी बैठे हों, वो देश नहीं चलता। देश चलता है ईमानदारी से। झूठे, यहाँ सारे मुकदमे झूठे, ज़्यादातर मुकदमे झूठे, गवाह झूठे, फैसले झूठे, सारा यहाँ ये चल रहा है। ये क्या होता है, बाहर विदेश में होता है, यदि आदमी ने किसी लड़की का रेप किया तो वो कहेगा हाँ मैं किया है, उसकी सजा जुर्माना जो मिलता है मिल जाता है। यहाँ तो नहीं जी, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मैं तो वहाँ था, पता नहीं क्या क्या झूठ बोल करके और फिर गवाह भी पेश करके वो किसी का हुआ ही नहीं। डॉक्टरों को दे करके पैसे दे दो, मेरे खुद नॉलेज में है, अपने केस कई केस में बता दूँ, पैसे दे करके सारी रिपोर्ट बदलवाई हमने, मेडिकल रिपोर्ट फिर हमने यहाँ सफदरजंग बनवाई अलग, बिना बताए, बिना चुपचाप करके। और वो सब मैं कहा ठीक ठीक बनाओ, तो पता लगा कि वो तो 2 महीने का बच्चा भी है उसके पेट में। और वो वहाँ कह रहे कि नहीं ये तो रेप हुआ ही नहीं इसके साथ, तो कैसे तुम बात कर रहे हो। तो ये ऐसे केसेस, डॉक्टर भी बेईमान है, भ्रष्ट है, पैसा चाहिए इस देश में, पैसा ही हो गया है, बाकी चीज़ें सब एक तरफ हट गई हैं। तो मेरा ये कहना है इन देशवासियों को भी सबसे, भाई ईमानदारी के साथ रहो, यही साथ जाएगी। बाकी बातें परेशानी की पैदा मत करो। देश हमारा सबका है, ये देश के लिए हम लोग ने कितनी जान लगाई जब देश आज़ाद हुआ। अब ये आज़ाद हुआ और जो वायदे आज़ादी के टाइम पे किए गए थे उनको पूरा करो। देश में जो गरीब है उनकी अलग से मदद करो और इस देश को ठीक ढंग से ईमानदारी से लेके चलो। जो लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं उनको थोड़ा रोक लो या उनको बढ़ने जो करना है, लेकिन जो पीछे रह गया उस आदमी को उठा, उसको थोड़ा उठा, जो पीछे रह गया उसको उठा। यही मैं इस देश के देशवासियों से ये निवेदन करता हूँ कि ईमानदारी के साथ देश को चलाओ। धन्यवाद। चुनाव आयोग इलेक्शन वोटिंग मशीन का यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन को खत्म नहीं कर सकता, उसके पास ये अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? इलेक्शन कमीशन वो बना के गवर्नमेंट को अपना केस दे और बताए कि भाई इसमें इतनी शिकायतें आ रही, इतना इसमें चल रहा, लेकिन उसको पूछता कौन है? इलेक्शन कमीशन को पूछता कौन है? ईडी को पूछता कौन है? सीबीआई के डायरेक्टर को पूछता कौन है? रात को 2-2 बजे बुला के तो ऑर्डर देते हैं। ईडी हो या किसी को भी ये बुला करके सबको कि रिकॉर्ड ना हो जाए इसलिए बुलाएंगे, बुला कर उसको कह देंगे ये करना है ये करना। ऐसे कभी चलता है कि ईडी आदमी इंसान नहीं क्या? उसको अपनी ज़मीर भी तो रखनी चाहिए। या सीबीआई का डायरेक्टर है या कोई भी बड़ा अधिकारी है, उसको अपनी ज़मीर भी तो रखनी चाहिए। सब बिक गए, सब बर्बाद हो गए, सबके दिमाग खराब हो गए क्या इनके? इनको कुछ नहीं सूझता कि नहीं हमें नौकरी यहाँ मिले या कहीं मिले, हम नौकरी करेंगे, नौकरी के तरह से करेंगे, हम बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करें, तब देश संभल सकता है। अच्छी खासी सैलरी मिलती है, गुजारा हो सकता है। उनसे देखो ना जो बेचारों को कुछ भी नहीं, रोटी भी खा के गुजारा करे, वे भी तो गुजारा कर रहे ना। तो इस देश में एकता बनाने के लिए, ईमानदारी दिखाने के लिए, सब में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि ईमानदारी के साथ काम हो। किसी के साथ भी जानबूझ करके हरेस करने के लिए काम नहीं होना चाहिए, चाहे सरकार हो या अब जो आज सरकार चल रही है इसका हिस्ट्री में यदि नाम आएगा
तो क्या आएगा सब जानते हैं। अच्छे शब्दों में नाम नहीं लिखा जाए। अच्छे शब्दों में नहीं, ये सारे कांड, ये सब चीज़ लिखी जा रही हैं, ये सब लोग अपने रिकॉर्ड पे बना के जाएंगे। तो मेरा तो मोदी जी से भी हाथ जोड़ के आग्रह है कि भाई तुम ईमानदारी से काम करो। तुम कहते हो हम तेली हैं, अरे तेली हो या तबोली हो, हमें इससे क्या लेना देना। इंसान हो, इंसानियत से काम करो। इंसान का मतलब है कि सबके साथ एक सा व्यवहार करो, सबके साथ निष्पक्ष भावना से काम करो, किसी के ऊपर दुर्भावना से कोई केस या इधर उधर की बातें ना करो। देश को अपने हाथों में लिया है तो अब इसको ईमानदारी से चलाओ। मेरा यही प्रधानमंत्री से भी निवेदन है कि आपका नाम गंदा हो रहा है, इस नाम को गंदे होने से बचाइए। किसी भी आदमी से मैंने ये नहीं सुना कि ये प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है, एक भी आदमी मुझे नहीं मिला। मैं रोज़ सारा सामाजिक आदमी सारा देखता हूँ, सब गालियाँ पे गालियाँ। इतनी गालियाँ किसी आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिली जितनी मोदी जी को मिली। तो मोदी जी को मैं हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मोदी जी को ईमानदारी के साथ देश को चलाइए, सबके साथ एक सा व्यवहार करिए, सबको बराबर मानिए, जो पीछे रह गए उनकी अधिक मदद करिए और सबको आगे लाइए। एक ये इस देश की नीयत खराब है। एजुकेशन कह दिया, 50% आदमी को एजुकेट नहीं होने दे रहे। उनको कभी जो टीचर्स है उनको कभी टाइट नहीं, उनको एजुकेशन डर लगता है, पढ़ लिख गए तो। अरे हाथ किसी भी कंट्री में ऐसी सोच वाले आदमी नहीं है। सब कंट्रियों में सोचते हैं कि ये भी आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। यहाँ ये भी पीछे जाओ, इसे भी धक्का लगाओ, इसको पीछे ले जाओ। ये सोच गलत सोच है। आप ईमानदारी से ईमानदारी की सोच चलाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। साथियों, एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पे देखा आपने, सुना है बहुत ही बेहतरीन विचारों को। उन्होंने सबके लिए एक जैसी बातें कही हैं। जय भगवान चटर्जी ने। बाबा साहब ने कहा है कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला गुनाहगार होता है। तो छोटी सी बात में बाबा साहब सारा बता गए कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला गुनाहगार है। तो फिर छोटी सी बात में सारी बात कह दी। तो गुनहगार तो हम हैं ना। यदि जब तक हम टिट फॉर टैट का फार्मूला नहीं अपनाएंगे तब तक कोई इसका समाधान नहीं है। जो आदमी अत्याचार करके जा रहा है, जिसको पता है कि तुम इसके साथ बलात्कार कर रहे हो, तुम इसके साथ गैंग रेप करने के बाद में फिर उसको जला रहे हो, उसको पता नहीं इसके पर फांसी लगनी चाहिए, पर उसको एक दिन की सज़ा नहीं होनी। क्योंकि गैंग रेप करने वाले भी वही हैं, बचाने वाले भी वही हैं, पुलिस रिपोर्ट करने वाले भी वही हैं। सब ये तो कहाँ न्याय कहाँ मिलना है। उसका सबसे बड़ा इलाज ये है कि यदि आपको मालूम है कि हमें इसका न्याय नहीं मिलना तो अपने हाथ से न्याय ले लो। यही एक रास्ता है। इसलिए जो जुल्मी है वो बच के नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा कोई इलाज नहीं। यदि ऐसे केस हिंदुस्तान में 10-20 केस हम लोगों ने जवाब दे दिए, चाहे हमारे आदमी उसमें फांसी चढ़े, कोई बात नहीं, वो फांसी चढ़ेंगे। 10-20 के बाद ये पता लग जाएगा कि किसी का आदमी कैसे मरता है, उसका क्या असर होता है। रेप करने का, नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का असर क्या होता है। क्योंकि ये हमें मालूम है कि जो आज रेप कर रहे हैं उनको पता है उनके आका ऊपर बैठे। आज अदालतें किसकी हैं? सब एक ही समाज की अदालतें हैं। मनुवादी लोग ही वहाँ बैठे हैं, मनुवादी ये कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सह रहे हैं। जिस दिन हम सहना बंद कर देंगे उस दिन जुल्म, अत्याचार, बच्चियों के साथ गैंग रेप, ब्राह्मण की लड़की के साथ क्यों नहीं रेप होता है, ठाकुर की लड़की के क्या साथ क्यों नहीं रेप होता है। तो ये रेप सिवाय दलितों की बच्चियों के साथ होता है, गैंग रेप भी होता है, मर्डर भी होता है। मनीषा का क्या हुआ हाथरस में? तो सब कुछ प्री प्लान है इन लोगों का। इनको मालूम है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें बचाने वाले ऊपर बैठे हैं। और ये इस देश के सब बेईमान गवर्नमेंट आई है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि लोगों को न्याय तभी मिल सकता है जबकि इनके आदमी भी जुडिशरी में हो। वो जुडिशरी में हमारे आदमी को लेने को ही तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा इस देश में हमारे साथ धोखा हो रहा है। हम लोगों को नीच ही समझते हैं, आज भी समझते हैं, कीड़े मकोड़े ज़्यादा नहीं समझते। और हमारे समाज के आदमी का मनोबल टूटा हुआ है। सबसे बड़ी गड़बड़ी कहाँ हो रही है? वो मनोबल टूटा हुआ है। एक आदमी को एक आदमी पीटता रहता है, हमारा आदमी पीटता रहता है। यदि वहाँ उलट करके उसको वहीं जवाब दे, 2 पटकी खुद खाए 2 पटकी वो खाए,
तब तो कुछ पता चलता है। अब होता क्या है कि वही लोग मारते रहते हैं, हमारे आदमी मनोबल टूटा हुआ है, उसी वजह से वो पिटता रहता है। तो इसका मतलब टिट फॉर टैट, जब तक हम उसका जवाब नहीं देंगे ये अत्याचार होंगे, क्योंकि उनको बचाने वाले हमें ही डर लगता है। बहुत से जेल जाने से हमें ही डर लगता है, उनको डर नहीं लगता। उनको नहीं पता जो तुम जुल्म कर रहे हो इसका सज़ा क्या है, लेकिन उनको ये पता तुम्हारे बचाने वाले ऊपर बैठे हैं, इसलिए कुछ। और पुलिस वाले इतने हरामखोर हो गए हैं इस देश में, इतने महामक्कार आदमी पुलिस वाले हैं, उनको पैसा चाहिए और आकाओ का ऊपर से करना। उनका वो मारा गया है, बिल्कुल उनका जो दिल दिमाग है वो मारा गया है। वो ऊपर के हिदायत के हिसाब से चलते हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हमें निष्पक्ष काम करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हें तनख्वाह मिलती है, रोजी रोटी मिलती है, अपना गुजारा करो। तुम उसके अलावा तुम यदि निष्पक्ष ना रह के पैसे के बल पे तुम केस लिखोगे, पैसे के बल पे छोड़ दोगे, अरे वहाँ का तो छोड़ो, आजकल तो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर के रिश्वत खा रहे हैं और वो जैसा चाहे केस बढ़ाते हैं। तो जब डॉक्टर भी सब एक तरफ से सब भ्रष्ट और बेईमान हो जाएं, और उसमें वही लोग डॉक्टर भी हैं, वही लोग इधर भी हैं, वही लोग उधर भी हैं, सारे लोग बैठे, तो उनमें वर्ण व्यवस्था यही एक है। लेकिन इसका इलाज यही है, टिट फॉर टैट। जो इस आदमी ने बहन बेटी को जलाया है, मारा है, रेप किया है, वो आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए, चाहे उसका कोई भी खामियाजा भुगतना पड़े। क्योंकि कोर्ट ने और सभी ने, अदालतों ने भी और बेअदालतों ने भी, संविधान कहता है कि जुल्म करने वाला यदि जुल्म करता है और उसको न्याय नहीं मिलता है तो अपने हाथ से न्याय ले लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब हमें पता हमें न्याय मिला, कितने कांड हो चुके, मैं 40-50 साल से ये कांड देख रहा हूँ, कांड पे कांड का, किसी में किसी को कोई सज़ा नहीं होती। खैरलाल जी हुआ है, हाई कोर्ट में जाके हुए, बाथम हुआ है बिहार का, 54 आदमी गिरफ्तार, सारे आदमी हाई कोर्ट कहता है सब निर्दोष है। तो जो आदमी मरे थे 54, वे आदमी क्या मरे नहीं थे? कोर्ट ने ये क्यों नहीं कहा दोबारा इंक्वायरी करो, इसको दोबारा जांच कर लाओ और पूरा केस दोबारा बनाओ, तब हम इसको सुनेंगे? उसने क्यों नहीं दोबारा इंक्वायरी को दिया? वह तो सीबीआई को देते, कभी वो सीआईडी को देते, कभी उनके और दूसरी एजेंसियां बना करके देते। तो शेड्यूल कास्ट के केस में क्यों नहीं देते? शेड्यूल कास्ट के केस में क्यों नहीं री इंक्वायरी कराते? उसमें इंक्वायरी करे तो कोई तो जिम्मेवार हो, कोई जिम्मेवार नहीं, सब लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ऐसा कभी सुना है? ये हिंदुस्तान में ही सुना है। अंग्रेज ये कह के गए थे 1919 में, ये कहा था कि ये ब्राह्मण न्याय प्रिय नहीं है, इस आदमी को कभी जज नहीं बनाना। ब्राह्मणों को उन्होंने कभी नहीं बनाया एक तरह बना के, और यहाँ सारे ब्राह्मण बैठे जिनको न्यायप्रिय होना चाहिए वही सबसे बड़े बेईमान घोषित हो रहे, वही सब दिखा रहे हैं अपनी पूरी वो। तो मेरा ये कहना है कि अब ये अदालतों पे भरोसा छोड़ देना चाहिए। अदालतें हमें कोई न्याय नहीं दे रही। आज जितने केस हुए हैं 20 साल के ही केस ले लो, उनमें बता दे किसको सज़ा हुई है, तो कोई सज़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं है, सब मामा फूफी का रिश्ता चल रहा है और सब लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। इसलिए हमें न्याय की उम्मीद 1% भी नहीं रही इन अदालतों में। जो भी आज जज बैठे हैं, हमारा 1% भी विश्वास नहीं है। इसलिए मैं सबको कहूँगा, अपने समाज को कहूँगा कि अदालतों में जाना बंद करें, जो कुछ फैसला करना अपने हाथ से करें, और कोई रास्ता नहीं बचा इस देश में। क्योंकि ये सारा देश में ज़्यादातर आदमी करप्ट, बेईमान, भ्रष्ट आदमी पैदा हो गए हैं। इस देश का वो कहते हैं वही बेली है, भगवान बेली वाला है। भगवान को तो मैं मानता नहीं, लेकिन ये सब एक तरह के लोग हो गए हैं। इनसे न्याय पाना बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।